गुड मॉर्निंग। डायनेमिक्स में क्वेश्चंस कर रहे थे हम, और इसके बाद में थोड़े क्वेश्चन और करेंगे। उसके बाद में इसका थोड़ा पार्ट और बचता है, थोड़ी थ्योरी और है। उसके बाद में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर देंगे। तो आज एक क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 6 है कि एक कण एक वक्र में और कोष्टक में है जिसमें एस तथा साई एक साथ शून्य होते हैं, एक साथ शून्य होते हैं, कोष्टक बंद। अचर वेग v से चलता है, अचर वेग v से चलता है। यदि किसी बिंदु पर उसका त्वरण v स्क्वायर c अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो तो वक्र का नेज समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि एक जो कण है वो एक वक्र में अचर वेग v से चलता है। कोई वक्र है, उसमें कोई कण अचर वेग v से चलता है, मतलब v क्या है, कांस्टेंट। उसका जो वेग है वो कांस्टेंट रहता है। यदि किसी बिंदु पर उसका त्वरण, कोई बिंदु है और उस पर त्वरण इसका ये होता है, तो वक्र का नेज समीकरण ज्ञात कीजिए। नेज समीकरण मतलब समीकरण ज्ञात करना है एस और साई में। एस और साई में यदि समीकरण आएगा तो वो क्या है, नेज समीकरण है। और जिसमें एस तथा साई एक साथ शून्य होते हैं, मतलब एस यदि शून्य होगा तो वहाँ साई भी क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ से हमें समीकरण ज्ञात करना है एस और साई में। तो यहाँ से हमें क्या क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन। यहाँ से पहली बात कि वेग कांस्टेंट दे रखा है, अचर वेग v से चलता है कण, मतलब वेग कांस्टेंट है। तो v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है ds अपॉन dt। तो वेग कांस्टेंट, तो इसको मान लेते हैं a, कांस्टेंट है तो इसको मान लिया a मान लिया। यदि किसी बिंदु पर उसका त्वरण, अब क्या दे रखा है, अब दे रखा है त्वरण दे रखा है कि त्वरण का मान क्या है, त्वरण का मान ये है। तो यहाँ से ये त्वरण कौन सा होगा, उसका त्वरण ये है। तो ये तो ना तो स्पर्शरेखीय त्वरण है और ना ही अभिलंबिक त्वरण है, मतलब ये क्या है, परिणामी त्वरण है। ये क्या है, परिणामी त्वरण। तो यहाँ से और ds अपॉन dt दे रखा है, तो d स्क्वायर एस अपॉन dt स्क्वायर यदि निकालना चाहिए, मतलब इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो क्या मान आएगा इसका मान आएगा 0, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन 0। तो इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। और मैंने बताया कि बिंदु पर उसका त्वरण ये है, तो त्वरण कौन सा है, ये परिणामी मतलब स्पर्शरेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण का परिणामी। तो परिणामी कैसे निकालेंगे, अंडर रूट स्पर्शरेखीय त्वरण का स्क्वायर और प्लस अभिलंबिक त्वरण का स्क्वायर,
परिणामी त्वरण कैसे निकालते हैं? स्पर्शरेखीय त्वरण का स्क्वायर कर देंगे, अभिलंबिक त्वरण का स्क्वायर कर देंगे और रूट निकाल देंगे तो अब परिणामी त्वरण आ जाएगा। और परिणामी त्वरण ही हमें दे रखा है कि कितना है, v स्क्वायर c अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई कण है वो वक्र में अचर वेग v से चलता है, तो मान लिया ds अपॉन dt v, और अचर वेग मान लिया a, कांस्टेंट वेग मान लिया a वेग से चलता है। और यदि इसका अवकलन करेंगे एक बार और अवकलन करेंगे कांस्टेंट का, तो वो क्या आएगा, 0। समीकरण नंबर 1 दे दिया। और इस बिंदु पर त्वरण दे रखा है। अब त्वरण दे रखा है, त्वरण कौन सा, वो है परिणामी। तो अभिलंबिक और स्पर्श रेखीय जो त्वरण है उसका परिणामी, और परिणामी निकालते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण का स्क्वायर और प्लस अभिलंबिक त्वरण का स्क्वायर और अंडर रूट और इक्वल टू जो मान दे रखा है परिणामी त्वरण का, वो ये है परिणामी त्वरण। नेज समीकरण ज्ञात करना है। नेज समीकरण मतलब मैंने बताया, नेज समीकरण का मतलब एस और साई में समीकरण लाना है, मतलब संबंध लाना है एस और साई में। अब स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होता है? स्पर्श रेखीय त्वरण होता है डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर या डी वी अपॉन डी टी। तो ये क्या है, ये डी वी अपॉन डी टी ही तो है, क्योंकि v की जगह क्या है, डी एस अपॉन डी टी, v की जगह डी एस अपॉन डी टी। तो डी एस मतलब डी स्क्वायर एस और नीचे एक बार और डी टी, तो डी टी स्क्वायर। तो ये क्या है, स्पर्श रेखीय त्वरण और इसका स्क्वायर प्लस अभिलंबिक त्वरण। अभिलंबिक त्वरण क्या था? अभिलंबिक त्वरण था वी स्क्वायर अपॉन रो, और इसके इक्वल क्या है, वी स्क्वायर सी अपॉन एस स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। अभी यहाँ से इसको अब यहाँ देखेंगे डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 0, और 0 का स्क्वायर 0, और 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0। तो यहाँ से अंडर रूट यहाँ से अंडर रूट यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन रो अभिलंबिक त्वरण, तो इसका स्क्वायर, क्योंकि इसके भी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर और इक्वल टू यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है, 0, तो ये तो 0 और बचा क्या, सिर्फ बचा वी स्क्वायर अपॉन रो का स्क्वायर और इक्वल टू वी स्क्वायर सी अपॉन एस स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ से हमें समीकरण चाहिए एस और साई में, तो एस और साई में संबंध, तो रो की जगह क्या लिख सकते हैं, रो की जगह होता है डी एस अपॉन डी टी, रो की जगह डी एस अपॉन डी टी, रो की जगह डी एस अपॉन डी साई, सॉरी डी एस अपॉन डी साई, डी एस अपॉन डी साई। तो यहाँ रो की जगह डी एस अपॉन डी साई रखेंगे, तो और स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल, तो वी स्क्वायर अपॉन रो का मान डी एस अपॉन डी साई, तो डी एस और नीचे एक और आएगा डी साई, वो चला जाएगा ऊपर, तो ये डी साई और इक्वल टू वी स्क्वायर सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ से ये वी स्क्वायर से तो ये वी स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ ये डी साई अपॉन डी एस, तो हमें साई में समीकरण चाहिए, साई और एस में, तो साई और एस को क्या कर लेते हैं अलग अलग। तो यहाँ से डी साई इक्वल टू इस डी एस को उस साइड भेज देते हैं, तो यहाँ से सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये डी एस। अब हमें मान चाहिए साई का, तो साई का मान निकालने के लिए दोनों साइड क्या कर देते हैं, समाकलन। साई का मान निकालने के लिए दोनों साइड समाकलन, तो यहाँ ये आ जाएगा साई। अब इसका समाकलन, अब यहाँ ये सी है और ये मैं दोनों में ऊपर नीचे सी से भाग दे दूँ, मतलब सी इंटू सी से गुणा कर दूँ, तो ऊपर तो आ जाएगा 1, सी का भाग देते, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा सी और यहाँ सी इसमें भी भाग जाएगा, तो ये भी आ जाएगा सी। क्या कर दिया, दोनों में सी का भाग दे दिया, इसमें सी का भाग दिया तो ये 1, और यहाँ एस स्क्वायर में सी का भाग दिया तो सी, और प्लस सी स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे रहने दो, यहाँ से सी अपॉन एस स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और ये डी एस। यहाँ से क्या करेंगे, इसका समाकलन, तो इसका समाकलन होगा, इसका समाकलन क्या होगा,
1/a² और प्लस b² के लिए समाकलन क्या होता है, टेन इनवर्स। तो यहाँ से टेन इनवर्स और s/c, ये c नीचे आएगा तो ये s/c और ये प्लस कांस्टेंट आएगा क्योंकि लिमिट विद्यमान नहीं है, तो लिमिट विद्यमान नहीं है तो कांस्टेंट मान लिया c1, कांस्टेंट मान लिया c1। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए कांस्टेंट की वैल्यू कब आ सकती है, कांस्टेंट की वैल्यू या तो ये 0 हो जाए और या ये 0 हो जाए। तो यहाँ से हमने एक कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में कि साई और एस दोनों एक साथ 0 होते हैं, तो हम मान लेते हैं साई इक्वल टू 0। साई इक्वल टू 0 मानते ही ये 0, तो इसको इस साइड ले आएंगे तो C1 इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी। तो मान लेंगे साई इक्वल टू 0 है, तो यदि साई इक्वल टू 0 तो अपने आप क्वेश्चन किससे कि एस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि साई 0 है तो एस भी 0 और यदि एस 0 तो साई भी 0। तो ये वैल्यू वहाँ पुट करेंगे, तो वहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो साई की जगह 0, तो इसकी जगह ये 0। तो इसको नंबर दे देते हैं समीकरण नंबर 1, साई की जगह 0 और इक्वल टेन इनवर्स s/c और s का मान 0 तो 0/c और प्लस c1। अब ये क्या हुआ, टेन इनवर्स 0, तो 0 और c1 इक्वल टू 0। तो c1 का मान क्या आया, c1 का मान आया 0। c1 का मान 0, इस कांस्टेंट का मान 0, तो कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो साई इक्वल टू इसको नंबर समीकरण 2 यहाँ से लिख देंगे। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे समीकरण 1 में, तो साई इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स s/c और प्लस ये 0 तो ये 0। अब साई और s में समझ चाहिए, इस टेन इनवर्स को ले आते हैं इस साइड, तो ये होगा टेन साई और इधर बचेगा s/c। इस टेन इनवर्स को इधर ले आए तो ये होगा टेन साई। अब यहाँ से s और साई में समझ लेना है, तो ये c को इस साइड ले आते हैं, मतलब s इक्वल टू ये c को इस साइड लाएंगे तो गुणा में टेन साई, और यही क्या है, नेज समीकरण है कि s इक्वल टू c टेन साई। और हमें क्या संबंध लाना था, s और साई में, तो ये संबंध किस में, s और साई में। तो ये क्या है, नेज समीकरण जो क्वेश्चन में दे रखा था उसी से हमने ज्ञात किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टाटा बाय बाय सी यू।